भिखारी ठाकुर उन दिनों जब हम आरा टाउन स्कूल में पढ़ा करते थे तो नाना के घर आते थे और आते थे तो वो 6 फुटर थे, 6 फीट का इंसान थे। तो आते थे तो हम लोगों को गोद में उठाकर हवा में उठाते, जात के गुलामे नू राउत का हजामे नू, तो वो नाई जाति के थे, छोटी जाति के थे और इसका दर्द उनके मन में था। और मास्टर साहब जो थे सब बच्चों को पढ़ाते थे और इसको कहते थे भिखारी ठाकुर करते ए भिखरिया एने और टिप दे मतलब दे दबा दे। नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स बिहार झारखंड। हमारे साथ मौजूद हैं किरण कांत वर्मा, जो वरिष्ठ फिल्म निर्देशक हैं, फिल्मकार हैं, लेखक हैं, रंगकर्मी हैं और साहित्य संस्कृति के अलावा सामाजिक सरोकार इनके जज्बे में कूट कर भरा हुआ है। किरण कांत वर्मा जी ने भिखारी ठाकुर को लेकर एक किताब की रचना की है जिसका नाम है पिया गईले कलकतवा। हम भिखारी ठाकुर पर पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, संजीव को पढ़ चुके हैं, बहुत सारी समीक्षा पढ़ चुके हैं, लेकिन किरण कांत वर्मा जी से आज बात करेंगे कि इनके भिखारी ठाकुर में ऐसा क्या नया है जिसे लोगों को पढ़ना चाहिए। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीटी में। और क्यों ये विचार आया कि भिखारी पर तो बहुत सारी सामग्री लिखी गई और आपको क्यों ये लगा कि लिखना चाहिए? ये इत्तेफाक है कि कोरोना त्रासदी जब हुआ तो कोरोना त्रासदी के बाद मुझे बम्बई छोड़कर पटना आना पड़ा। तो उस समय मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं सोचता रहा कि क्या कुछ तो कुछ करना चाहिए, बैठना तो मेरी फितरत में है ही नहीं। तो मुझे जो है याद आया कि मेरा ननिहाल घर जो है वो कुतुबपुर है, भिखारी ठाकुर का जन्म स्थल। जहाँ जिस गांव में भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था वो मेरा ननिहाल है। तो भिखारी ठाकुर मेरे नाना प्रैक्टिस करते थे पटना आरा में। तो भिखारी ठाकुर उन दिनों जब हम आरा टाउन स्कूल में पढ़ा करते थे तो नाना के घर आते थे और आते थे तो वो 6 फुटर थे, 6 फीट का इंसान थे। तो आते थे तो हम लोगों को गोद में उठाकर हवा में उछालते थे और कहते थे कि क्या कहा जाता है, जात के गुलामे नू राउत का हजामे नू। हमको उस बचपन में उस व्यक्ति की आंख में लगा था कि इसको अंदर से ये आदमी दुखी है, इसको अपनी जात को लेकर। जबकि उस समय वो नाटक करना प्रारंभ कर चुके थे। तो जब मैं बम्बई से लौट कर आया ताकि बातें कुछ याद आई, मैंने कहा कि भिखारी ठाकुर पे कुछ काम होना चाहिए। और ये इसलिए मेरे दिमाग में आया कि मैंने क्या होगा कि एक न्यूज़ पढ़ा, तो न्यूज़ में लिखा था पद्मश्री भिखारी ठाकुर। हमने कहा कि भिखारी, जहाँ तक मेरी जानकारी थी, पद्मश्री भिखारी ठाकुर को कभी दिया नहीं गया, उनको कोई अवार्ड वगैरह नहीं मिला था। वो क्यों नहीं मिला तो मैं बाद में बताता हूँ आपको। लेकिन उनको किसी तरीके का उनको जो प्रतिष्ठा जो उनको मिलनी चाहिए थी, जो समाज से जो उनको मिलना चाहिए था, इज्जत प्रतिष्ठा, वो उनको नहीं मिला। सिर्फ इस कारण से नहीं मिला कि वो नाई जाति के थे, छोटी जाति के थे और इसका दर्द उनके मन में था। फिर बहुत बात करते फिर मैंने ढूंढना शुरू किया। तो मैंने कहा नहीं, इसको तो बहुत काम करना पड़ेगा। तो मैं अपना रिसर्च वर्क करना शुरू किया और कैसे स्टार्ट करें, कैसे फिनिश करें, क्या नहीं। तो मुझे उनकी बातों को याद करके सबसे पहले आया कि वो लोग उनके बारे में कहा जाता था, अभिजात के वर्ग के लोग होते थे, जाहिल है, गंवार है, एक सब बोलते थे। और नाचता है, लौंडा नाच करता है, औरत बनकर मंच पे आता है, नाचता है। तो हे दृष्टि से लोग देखते थे, उस समय भी देखते थे। तो इसका कारण क्या था? वो पढ़ना चाहता था व्यक्ति, वो नहीं पढ़ सका इसलिए कि उस समय जो पाठशाला में जो पढ़ने की जो प्रक्रिया थी उसमें अभिजात वर्ग के लोग ही ज़्यादा बच्चे जाते थे। और उसके कारण होता था क्या कि जब ये स्कूल में गया, तो पाठशाला में गया, तो इसको अभिजात वर्ग के जो बच्चे थे उसको चिढ़ाते थे, नौवा बाल बनौवा। और मास्टर साहब जो थे सब बच्चों को पढ़ाते थे और इसको कहते थे भिखारी ठाकुर कहते ए भिखरिया एने और टिप दे मतलब
देह दबा दे। उसके मन में आया कि यहाँ जो है हमारी जो प्रतिष्ठा नहीं है। उस समय बचपन में उसके मन में आया कि हमारी प्रतिष्ठा नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता है। तो वो वहाँ से निकल गए, घर में मार खाएंगे किए। फिर पिताजी ने उनके जो है उन्होंने क्या किया कि ठीक है तुमको पढ़े लिखेगा नहीं, एक काम करो, जाओ खेत में काम करो, गाय बकरी चराओ, भैंस चराओ, गाय चराओ। गाय भैंस चराने लगे। लेकिन अंदर से कलाकार जो था वो जागरूक हुआ। वहाँ जब वो बगीचे में खेत में गाय और भैंस चराते थे, वहीं पे अपने ग्रुप के कुछ छोटे छोटे जो उनके साथी लोग थे उन लोगों को लेकर वहाँ पर वो छोटा छोटा नाच गाना करने लगे, बहुत थोड़ा नाच गाना करने लगे। और कभी रामलीला का दृश्य बनाते थे, कभी कृष्ण का दृश्य बनाते थे। इस तरीके का काम वो उस समय शुरू कर दिए थे। ये भिखारी ठाकुर के दर्द, उनके संघर्ष और उनकी सारी चीज़ें हैं, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, वो तो पाठक आपकी किताबों में पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा कि वो पिया गईले कलकत्ता जरूर खरीद के पढ़ें। एक चीज़ है, वो पुरस्कार वाली बात क्या है, जिसमें आपको क्या लगता है कि भिखारी को कौन सा पुरस्कार मिलना चाहिए जिन्होंने भोजपुरी को इतना प्रचारित और प्रसारित किया? हाल फिलहाल में उनके जो शिष्य थे रामचंद्र मांझी, उनको पद्मश्री दिया गया। शिष्य को मिला पद्मश्री, गुरु को कुछ नहीं दिया गया, ना उनको मान प्रतिष्ठा मिला, न किसी तरह का पुरस्कार मिला। मरणोपरांत लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, लोगों को मरणोपरांत पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म अवार्ड दिया जा, भूषण दिया जा सकता है। तो भिखारी ठाकुर क्यों नहीं दिया जा सकता है? क्यों नहीं दिया गया? ये नहीं मिलने का कारण सिर्फ भिखारी ठाकुर को उस समय जब जो उसके बारे में जो विचार थे लोगों के कि साहब ये नचनिया है, लौंडा डांस करता है। लोग ये बात नहीं समझे थे कि उस जमाने में भिखारी ठाकुर ने बूढ़ साला के बारे में सोचा। आज के डेट में लोग कर रहे हैं क्या? घर घर में, हर मोहल्ले में, हर एरिया में बात हो रही है कि क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए ओल्ड एज होम बनाया जाए। और उस समय उसका बूढ़ साला का सब्जेक्ट क्या था कि गांव के जो लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग, जिनको कि घर में कोई देखता नहीं है, उसके लिए उस समय उस नाटक में कहा कि नहीं, इन लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो विजनरी था वो आदमी विजनरी थे। लेकिन उसके विजन को सिर्फ इसलिए उसको सम्मान नहीं मिला कि वो निम्न जाति थे। आपको क्या लगता है भिखारी ठाकुर को लेकर, जिस तरह से उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, संसद में भी लगातार आए दिन भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में डालने की बात उठती रहती है, मैं ये अंतिम क्वेश्चन आपसे बस इसका उत्तर चाहूँगा कि भिखारी ठाकुर को लेकर केंद्र या राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, बहुत बड़ी बात तो नहीं इसमें की जा सकती है। अब वार मेमोरियल टाइप का तो चीज़ नहीं होता है, लेकिन एक भिखारी ठाकुर की जो रचनाएं उस पर काम करें लोग, उस पर काम होना चाहिए। और एक मेमोरियल उनके गांव में तो बन सकता है, बिल्कुल उनके गांव में बनाया जा सकता है। एक छोटी मूर्ति बना दिया गया है उनके छपरा के एक मोड़ पे, बस इतना ही है। उसमें भी तो खैर मूर्ति लगा कर रोड पे लगा दिया गया है, वो कोई महत्व नहीं था। कोई इंस्टीट्यूशन हो, भिखारी ठाकुर, कोई इस तरह का रिसर्च वर्क हो, क्योंकि रिसर्च वर्क का मतलब है वहाँ कुछ भिखारी ठाकुर पर रिसर्च वर्क होना चाहिए। क्योंकि विदेशिया को लोग विदेशिया लौंडा डांस करते रहते हैं। विदेशिया है क्या? जो पलायन, जो आज भी पलायन है, कि जो पलायन जो बिहार और उत्तर प्रदेश से होता था, शादी हुई और शादी के तुरंत बाद लड़का जो है चला रहता था पैसा कमाने के लिए कलकत्ता। उस समय लोग कलकत्ता ही जाते थे, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग कलकत्ता ही जाया करते थे, कलकत्ता जाते थे। वहाँ के चक्काचौंध में वो फंस जाते थे, पत्नी को भूल जाते थे, और पत्नी को क्या कष्ट होता था। ये है विदेशिया। आप एक चीज़ और इसमें ये जोड़ना है, भिखारी ठाकुर को जो लौंडा कहा गया, इस पर भी उनकी सोच थी कि उस समय लड़कियों के लिए, औरतों के लिए मंच जो था नहीं था, नहीं लोग नहीं भेजते थे, नहीं जा सकती, औरतें नहीं जा सकती थी, इवन देखने नहीं जाती थी।
जी। नाटक और मंच देखने नहीं जाती थी, तो भिखारी ठाकुर क्या करते थे, जो पहला जो वो अपना नाटक किए उसमें जब लड़कियां नहीं थी तो स्त्री पात्र के लिए ठीक था कि वो लंबे थे, लेकिन साड़ी पहन कर कहे कि नहीं ठीक है हम करेंगे स्त्री पात्र। बाद में वो धीरे धीरे वो हो गया और स्त्री पात्र करना पड़ा, करते रहे तो लौंडा डांस हो गया, लौंडा डांस हो गया, लौंडा डांस हो। उनको लौंडा डांस करके लोगों ने डिग्रेड किया, उनके कद को घटाया। बिल्कुल हमारे साथ थे किरणकांत वर्मा जी, जिन्होंने भिखारी को लेकर अच्छा खासा शोध किया है, उनके संघर्षों को अपनी पुस्तक में उकेरा है, उनके जीवन को अपनी पुस्तक में उकेरा है। और इनका मानना ये है कि भिखारी ठाकुर की स्मृतियों और कृतित्व को सहेजने की ज़रूरत है। उनके नाम पर भोजपुरी नाट्य अकादमी या शोध या उनके नाम पर कोई संस्थान का होना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ तक कि उनके गांव में भी एक संस्था हो, उनकी मेमोरियल और उनके मेमोरी और उनकी स्मृतियों को संजोने का एक केंद्र हो। धन्यवाद। पटना से आशुतोष कुमार पांडे, NBT ऑनलाइन बिहार के लिए।